चलिए साहब, अब आते हैं, थोड़ी इनकी भी बात कर लें। बड़ा बवाल काट रखा, अरे भैया, अरे भैया, ओ हो, दीपेंद्र हुड्डा जी, ब्रजभूषण जी, ओ जीजा साली ब्रिगेड, इनकी भी बात करनी पड़ेगी। चलिए साहब, आइए ज़रा इस कहानी को देख लें। हमने एक पहलू तो आपको इस कहानी का पहले दिखा चुके हैं, अब दूसरे पहलू पर आते हैं। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? कहानी शुरू होती है, किरदार आपने देख लिया ना, ब्रजभूषण, आपके हुड्डा साहब के लड़के दीपेंद्र हुड्डा, और ये तमाम सारे जो खिलाड़ी हैं, बजरंग पूनिया, विघ्नेश फोकट, साक्षी मलिक, ये तमाम सारे लोग। तो ये सारी मैटर शुरू कहाँ से होता है? शुरू होता है 2011 में, जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव होता है। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव में जम्मू कश्मीर के रेसलर जो हैं दुष्यंत शर्मा, वो जीत जाते हैं और रेसलिंग WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बन जाते हैं। यहाँ मामला गड़बड़ा जाता है। अब क्या होता है, उस समय भी जम्मू कश्मीर से जीता है सर, उत्तर प्रदेश जम्मू कश्मीर का आदमी। कब? 2011 में। बीजेपी की सरकार नहीं, कुछ नहीं। अब कैसे जीत जाएगा? जेन्युइन होगा तभी तो जीतेगा, ऐसे कैसे जीत जाएगा? हरियाणा के रेसलर्स इसके विरोध में हाई कोर्ट जाते हैं और हाई कोर्ट से ये किन प्रकार केस जीत जाते हैं कि नहीं भाई, चुनाव गलत हुआ था, चुनाव दोबारा कराओ। हाई कोर्ट ऑर्डर देता है चुनाव दोबारा कराया जाए, ठीक है, दोबारा चुनाव होता है। इसमें दीपेंद्र हुड्डा जो है, ये WFI रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बनना चाहते थे। इन्होंने अपना नामांकन भरा। जब इन्होंने नामांकन भरा तो ब्रजभूषण सिंह भी बनना चाहते थे, उन्होंने भी उस समय भर दिया। समाजवादी पार्टी से इनकी करीबियाँ थी, तो इन्होंने मुलायम सिंह यादव से मदद मांगी। मुलायम सिंह यादव से कहा कि साहब मैं बनना चाहता हूँ, आप मेरे को अध्यक्ष बनवा दो। मुलायम सिंह यादव भी पहलवान थे, उत्तर प्रदेश से थे। बोले देखो जी, हरियाणा उत्तर प्रदेश से कोई बनेगा तो अच्छा है। मुलायम सिंह यादव को बात जच गई। अब वो भी सींग लगाती, ये भी सींग। तो मुलायम सिंह यादव ने बोला ठीक है, बनाते हैं तुमको। राजनीति कैसी चलती जरा देखिए। कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, मुलायम सिंह यादव का सपोर्ट से थी। अगर मुलायम सिंह यादव सपोर्ट खींच लेंगे तो खेल हो जाएगा, तो माननी तो मुलायम सिंह यादव की भी पड़ेगी। तो 2011 में दोबारा से 2012 में दोबारा चुनाव होते हैं और इन चुनाव में मुलायम सिंह यादव बात करते हैं, अहमद पटेल से बताया जाता है, अहमद पटेल से बात हुई। बहरहाल कांग्रेस से समर्थन लेते हैं और दीपेंद्र हुड्डा जिन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया होता है उनसे कहते हैं भैया, कांग्रेस कहती है आप अपना नॉमिनेशन वापस ले लो, ठीक है। कब बनना चाहते? 11 में, नहीं बन पाए, हाई कोर्ट से लेकर आए, नॉमिनेशन भरा। अब भारी मन से वापस लेना पड़ रहा है क्योंकि पार्टी कह रही है, ऊपर से ऑर्डर आ गया मैडम का कि वापस लीजिए। तो वापस ले लिया अपना नॉमिनेशन। कौन बन गए? ब्रजभूषण सिंह बन गए। किसकी मदद से बन गए? किसकी मदद से? कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की मदद से बन गए। मज़ा देखिए आप, बड़ा मज़ा आएगा इस कहानी में। जो राजनीतिक दांव पेच है ना, ज़रा उसको देखिए किस तरह से चलते हैं। खैर, तो 2012 में ब्रजभूषण सिंह बन जाते हैं। सिर्फ 12 में नहीं बनते, 3 साल का कार्यकाल रहता है शायद इसका, 4 साल का। तो 12 के बाद 15 में फिर बनते हैं। 15 के बाद 15 में तो बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई ना, 15 में बन गए बीजेपी गवर्नमेंट से। 19 में फिर बन जाते हैं बीजेपी गवर्नमेंट की। मतलब उधर से भी फ़ायदा ले लिया, इधर से भी फ़ायदा ले लिया, दोनों तरफ से फ़ायदा लेकर ब्रजभूषण सिंह एक अनडाउटेड लीडर की तरह से रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ बन जाते हैं। चलो भाई, अच्छी बात है, बन गए। अब करें तो करें क्या? दीपेंद्र हुड्डा तो 2011 में सपने संजोए बैठे थे 12 में कि मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बन जाऊंगा, वो तो बन ही नहीं पाए। बहरहाल, अब मरता क्या ना करता, तो हुड्डा साहब ने कहा चलो यही सही है, हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन खोलो। हरियाणा रेसलिंग फेडरेशन में 2011, 15 और 19 में वो भी उसके अध्यक्ष बन गए। नेशनल ना सही, रीजनली सही, स्टेट की में ही बन जाओ भाई, कुछ तो मिले, कुछ तो मिले। चलो साहब, मरता क्या ना करता, जो हाथ आया वो मिल गया। लेकिन निगाह तो साहब मेन रेसलिंग फेडरेशन पे थी। प्रयास बड़े किए लेकिन बन नहीं पाए इस बीच में। खैर, अब ब्रजभूषण सिंह जब बने तो इनकी किस्मत
अच्छी कह लें या इनका काम अच्छा कह लें, भारत ने मेडल जीतने शुरू कर दिए। और ब्रजभूषण सिंह के कार्यकाल में भारत के कुश्ती खेल ने काफ़ी मेडल जीते, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, चाहे ओलंपिक्स हो, कहीं भी हो, हर जगह भारत मेडल जीत कर आया। तो अल्टीमेटली ब्रजभूषण सिंह का जो रिपोर्ट कार्ड है मजबूत हो गया और ब्रजभूषण सिंह का कद बड़ा हो गया। अब इस कद बड़े होने से क्या हुआ, दीपेंद्र हुड्डा फिर पीछे। अब कैसे बनेंगे, आगे कैसे जाएंगे? आप किस मुंह से बोलोगे कि हमको बनाओ, क्योंकि सामने वाला तो अच्छा काम कर रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे तो भी आरोप लगाओ। अब क्या करें? फिर ये कोई ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसी टसल हुई, इससे पहले टसल और पहले भी हुई, झगड़ेबाजी, यो फेवरिज्म इससे पहले भी हुआ। तो सुशील कुमार और नरसिंह यादव, इनकी कहानी आती। 2016 में ओलंपिक में जाना था, दोनों का ही रिपोर्ट कार्ड अच्छा था, दोनों ही अपने इसमें थे कि भाई हमको रियो ओलंपिक में हमको भेजा जाए, हमको भेजा जाए, ये कहानी चल रही थी। झगड़ा इतना बड़ा कि मामला पहुंच गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। अब देखिएगा सर, सुशील और नरसिंह यादव की जो मैटर है, जरा इसको भी देखिएगा। मैटर कहाँ पहुंचता है सर? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या ऑर्डर देती है? हाई कोर्ट ऑर्डर देती है नरसिंह यादव के फेवर में। किसके? नरसिंह यादव के। बड़ी बात होगी, हाई कोर्ट से ऑर्डर है, अब तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, अब तो जाना पक्का है। ठीक है भैया। अब जब नरसिंह यादव जाने के लिए होते हैं, ठीक उससे पहले नरसिंह यादव डोप टेस्ट में फेल हो जाते हैं। नरसिंह यादव कहते हैं ये मुझे फंसाया गया है, मुझे पहले भी नहीं जाने दिया जा रहा था, हाई कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद में, हाई कोर्ट से आ गया तो क्या होगा, डोप टेस्ट में तो फेल हो जाएगा। राजनीति इसको बोलते हैं। डोप टेस्ट में फंसाकर नरसिंह यादव को बाहर कर दिया गया। नरसिंह यादव ये कहते रहे कि भाई जो है मेरे ऊपर जो है किसी ने मेरे खाने में कुछ मिलाया था, फलान था, ढिकान था, सब बोले नहीं, डोप टेस्ट में फेल तो फेल। बहरहाल उनका ओलंपिक छूट गया। उन्होंने इसका ठीकरा जो है सुशील के ऊपर फोड़ा। चलो साहब, अब सुशील कुमार भी नहीं जा पाए, नरसिंह भी नहीं जा पाए। खैर चलिए, 2020 में एक और कंट्रोवर्सी, ये सर स्टेट का जो झगड़ा है ना, जो फेवरिज्म का झगड़ा है, इसको फेवर करना उसको फेवर करना, ये सारी कहानी वो है। अब 2020 में एक और कहानी होती है, वो कहानी होती है विघ्नेश फोकट की। विघ्नेश फोकट को सस्पेंड कर दिया जाता है। क्यों सस्पेंड कर दिया जाता है? क्योंकि जो किट उन्होंने पहनी, उस किट पर भारत का झंडा होना था, उसकी जगह उन्होंने अपने स्पॉन्सर की किट पहन ली। भारत की दी हुई किट, ओलंपिक्स में आपको भारत की किट, ओलंपिक में आपको भारत की किट पहननी थी, वो किट ना पहनकर इन्होंने स्पॉन्सर की किट पहन ली टोक्यो ओलंपिक में। उस समय तो उन्होंने पहन ली, बाद में इनको जो है सस्पेंड किया गया था। हंगामा मचा, भयंकर हंगामा मचा। ऐसा होता है ना कई बार खिलाड़ी, आपको शायद नहीं मालूम होगा, आप लोगों को तो बता दूं, एक छोटी सी जो यहाँ पर लेबल लगता है ना, बैट के ऊपर आप जो देखते हो किसी के बैट के ऊपर MRF लिखा है सर, वो करोड़ों रुपए का होता है। एक छोटा सा लेबल, इतना सा लेबल यहाँ लगाने का, इधर अलग लगेगा, वहाँ पर अलग लगेगा, इधर अलग लगेगा, छोटे छोटे लेबल, वो लेबल करोड़ों के होते हैं सर, करोड़ों के, 50-50, 100-100 करोड़ के होते हैं, है ना, बहुत महंगे होते हैं एडवर्टीजमेंट। तो किस लिए पहना था वो, ये तो जांच का विषय। बहरहाल वो बात एक अलग हो गई। तो इनडिसिप्लिन तब भी था, मामला वहाँ पर भी बड़ा गर्म आया। फिर डिस्प्यूट हुआ WFI और हरियाणा रेसलर्स के बीच में, और 2021 में नए रूल्स आ गए। अब नए रूल्स जब आए तब और हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि भाई हर आदमी को नेशनल खेलना पड़ेगा, इर्रिस्पेक्टिव आपने मेडल जीता नहीं जीता। पहले मेडल जीतने के नाम पर, हमने मेडल जीता के नाम पर आदमी अपनी दावेदारी करता था। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं, जो मेडल जीता वो धीरे धीरे उसकी परफॉर्मेंस भी तो डाउन होती है, और वहाँ तो टॉप परफॉर्मेंस का खेल है ओलंपिक में, या वहीं बाहर कहीं जा रहे हो तो सबकी परफॉर्मेंस चेक होगी। इसके बाद हम जो है जो बेस्ट परफॉर्म करेगा, बेस्ट परफॉर्मर को भेजेंगे ताकि मेडल आ सके। इस पर हंगामा हुआ, हंगामेबाजी होती रही साहब। बहरहाल हंगामेबाजी से कुछ होना नहीं था। ज़्यादा हंगामेबाजी हुई तो 3 स्टेट की एसोसिएशन को, रेसलिंग एसोसिएशन को भंग कर दिया। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को ये पावर होती है, भंग कर दिया। फिर इन्होंने जो है अपना आदमी बैठा दिया रेसलिंग फेडरेशन में, हरियाणा की, उससे और बवाल बढ़ गया। दीपेंद्र हुड्डा थे अभी तक हरियाणा की रेसलिंग फेडरेशन में, जैसी भंग करी तो वो गए, बेरोजगार हो गए, और उनकी जगह बैठा दिया गया रोहतास को, नया प्रेसिडेंट बनाकर नई संरचना कर दी गई। अब तो भाई साहब मामला और बिगड़ गया। यानी कि जो लोगों को बाहर मेडल के दम पर जाना था वो नहीं जा पाए, इधर हुड्डा साहब की भी चली गई,
प्रेसिडेंटशिप। और जो ये लोग जो जाने की सोच रहे थे दिसंबर 22 में इनको जाना था, तो ये भी नहीं जा पाए। सिर्फ वही लोग जा पाए जिन्होंने ट्रायल क्लियर किए थे एशियन गेम्स में, यानी कि बजरंग, विघ्नेश और साक्षी, ये तीनों छूट गए, है ना। ये तीनों का गेम ओवर हो गया। देख लें, most of big names including Sakshi and Vignesh missed the Gujarat National Games last month for different reasons, but the game gave enough opportunity to the youngsters like Antim Pangal, शिवानी पवार एंड मोर। यानी ये लोग नहीं गए, है ना, नेशनल गेम्स में नहीं गए। फिर क्या हुआ, आइए। बिग नेम्स लाइक बजरंग पूनिया, रवि कुमार दहिया, विघ्नेश फोकट, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, अंतिम पंगल एंड अदर मिस द मीट ड्यू टू वेरियस रीजंस। ये लोग मीट छोड़ते रहे तो फिर आपको मौका थोड़ी मिलेगा जाने का। अब जब मौका नहीं मिलेगा तो फिर क्या करें। WFI ने जो है अपनी जो लिस्ट है वो जारी कर दी। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप 2022, अमन शेरावत, संगीत फोगट, सीता मौर विन गोल्ड मेडल्स, ऑल विनर्स, ये सारे जीते हुए लोग हैं, इनको भेजा। सही है ना। The Wrestling Federation of India will consider the results while picking wrestlers for the national camp for next year's Asian Championship, no all medalist। ठीक है ना। तो ये स्थिति है, जो मेडलिस्ट थे उनको चुना जाएगा, जिन्होंने नहीं खेला नेशनल गेम उनको नहीं चुना जाएगा। एकदम स्पष्ट सी बात हो गई। इस बात से और आग लगी। अब क्या करें। तो जो प्रेसिडेंट साहब हटे थे और ये जिनको जाने का मौका नहीं मिला, इनको समझ में आ गया अब तो यार ऐसे फ्री फोकट में काम नहीं चलेगा। तो सारे लोग मिल गए, जो जो विरोधी थे वो सारे एक छत्र के नीचे आ गए। बोले अपन मिलके इससे निपटेंगे। ठीक है भाई, निपटो। लक्षदीप शर्मा जी, धन्यवाद भैया। तो सारे के सारे मिल गए। उन्होंने बोला आप टारगेट कौन है, ब्रिजभूषण, इसने सबका नुकसान किया है, तो ब्रिजभूषण की लंका लगाओ। ठीक है, तो प्रदर्शन शुरू होता है साहब। और दिसंबर 2022 में एशियन गेम्स में ये लोग नहीं जा पाते हैं, और जनवरी 2023 में, यानी ठीक 1 महीने बाद, प्रोटेस्ट जंतर मंतर पर शुरू हो जाता है। एलिगेशन क्या थे, बदतमीज़ है, बदतमीज़ी करता है, ऐसा वैसा, फलाने ठिकाने, गुंडा टाइप का, फलाना ठिकाना। सेक्सुअल एलिगेशन नहीं लगा था सर, याद करें ना पिछली बार वाले। सरकार बीच में आती है, सरकार कहती है हम एक कमेटी बना देते हैं, कमेटी इसको देखेगी, आप लोग अपना फैसला थोड़े दिन के लिए टाल दीजिए ये सब। अब भाई आपका क्या है, आप आरोप लगा रहे हो, आरोप सही है या नहीं वो कमेटी डिसाइड कर लेगी, और जैसा होगा फिर अपन उस हिसाब से काम करेंगे। भाई इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा। सब कहते हैं हाँ इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा। ये सब कुछ तब होता है जब मई में अगले चुनाव होने थे। मई 2023 में अगले चुनाव, 19 में बने ना, 20, 21, 22, 23, 4 साल हो गए। तो मई में चुनाव होने थे। मई में चुनाव होते तो वैसे ही हट जाते, क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया में एकदम क्लियर कट गाइडलाइन है, 3 बार से ज़्यादा कोई नहीं बन सकता प्रेसिडेंट। 3 बार मैक्सिमम टर्म है। मैक्सिमम टर्म उन्होंने लगातार एग्जॉस्ट कर ली, बात खत्म हो गई, चलिए बाहर जाइए। तो वैसे ही बाहर जाने वाला था, उसमें इतनी हत्या मचाने की जरूरत थी। कैसी थी वही बताते हैं। त्रिवेंद्र सिंह हुड्डा वंस रोस्टेड बाय सुषमा स्वराज इन लोकसभा 2012। नवीन जी बिल्कुल। तो अब क्या करें। तो ब्रिजभूषण तो वैसे ही बाहर जाने वाले हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसे काम नहीं चलेगा। अब इसको हटाओ और प्रेशर बनाओ ताकि अपना आदमी आ पाए। वो अपना आदमी कैसे आएगा, तो जब हम प्रेशर बनाएंगे सरकार पर। तो सरकार ने देखा कि मई में इलेक्शन, इसका रेसलिंग फेडरेशन का इलेक्शन होना है, और अभी समय नहीं है, क्योंकि कर्नाटक के चुनाव है, फलाना चुनाव, ढिकाना चुनाव, ये चुनाव और बीच में ला लो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने उठाकर एक नोडल एजेंसी टाइप बना दिया। बोले नहीं नहीं कोई इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन के लिए मना कर दिया। ठीक है ना। और जब इलेक्शन के लिए मना किया, ये लोग इसके बाद उठ गए थे। ये लोग, सरकार ने कमेटी बनाई तो ये सरकार की बात मानकर उठ गए कि ठीक है ऐसा है तो ठीक है, थोड़ा बहुत प्रदर्शन करके। सरकार ने इसके बाद में क्या किया, सरकार ने देखा चुनाव होने हैं, सब कुछ होना है, तो सरकार ने उठाकर जो है एक कमेटी, एक नोडल एजेंसी टाइप बना दी, और बोले नहीं अभी कोई चुनाव नहीं हो रहा, अभी जो है जैसा है वो एडॉक बेसिस पे वो चलेगा आगे। ठीक है। फिर क्या होता, अब इनको समझ में आता, बोले ये तो गड़बड़ हो गया मामला, ये तो अब और लंबा भी बना रहेगा। तो जब तक बना रहेगा तब तक क्या करें। तो
अब तो मामला बिगड़ गया। तो अब दूसरी बार आए, पिछली बार तो बदतमीज है ये, इस बार सेक्सुअल एलिगेशन लगा दिए साहब। अब सेक्सुअल एलिगेशन समझिए क्यों लगाए गए। पहली बात, एक तीर से कई निशाने हो रहे हैं। कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु में होने वाले हैं, मध्य प्रदेश में होने वाले हैं, ठीक है, और तमाम सारी जगह होने वाले हैं। तो जो एक आधी आबादी है उसके सामने बीजेपी को एंटी वुमन प्रोटेस्ट प्रेजेंट कर देंगे कि महिला विरोधी है, महिलाओं के ऊपर सेक्सुअल एलिगेशन, महिलाएं सेक्सुअल एलिगेशन लगा रही हैं कि हमारे साथ इसने रेप किया, फलान किया, ढिकान किया। फिर भी जो है बीजेपी इसको अपने साथ रखे हुए है, तो बीजेपी का वोट बैंक कट जाएगा। ये किसका दिमाग होगा? हुड्डा जी का, जो वहाँ बैठे हुए थे। कांग्रेस भी आ गई ना सर, इसमें राजनीति हो गई, तो अब बीजेपी वाली राजनीति भी आ गई इसमें। पहले तो खाली स्कोर सेटल वाली बात थी ना, लेकिन अब राजनीति आ गई। और इसके बाद क्या हुआ, एक चीज़ तो ये हो जाएगी। दूसरी बात, जाट 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 जातिवाद फैला दिया इसमें, जाट 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 करके। एक बात बताइए, खेल है, खेल में ये क्या करने गए? नो, मैं तो नाम में भूल गया, टिकैत, ये सारे के सारे जाट। और खाप क्यों बुलाई गई? खेल है ना, खेल में क्या कर रही है राजनीति, जातिवाद क्या कर रहा है। लेकिन इसको जातिवाद का रंग दिया गया जाट। जाट एक बड़ा बाहुल होता है, एक बड़ा तबका है जाटों का। राजस्थान में वहाँ भी चुनाव होंगे और हरियाणा में वहाँ भी चुनाव होंगे। तो वहाँ एंटी जाट, मतलब एंटी बीजेपी मूवमेंट हो जाए जाटों के बीच में, तो जाट को एंटी बीजेपी बना दिया जाए, एक उसकी तैयारी। दूसरी बात क्या, जाट से लेकर राजपूतों की लड़ाई करा दो। समझ रहे हो आप? बीजेपी की पावर क्या है? कांग्रेस और ऑपोजिशन की पावर क्या है? जातिवाद है। बीजेपी की पावर क्या है? राष्ट्रवाद और हिंदुत्व। तो हिंदू जब बट जाएगा तो किस में बटेगा? जात में। तो पावरफुल कौन हो जाएगा? वो पार्टियां पावरफुल हो जाएंगी जो जातिवाद में जीतेंगी, है ना। तो जातिवाद वाली रायता भी फैला दिया इन्होंने, हिंदुओं को डिवाइड करने का रायता भी फैला दिया। एक तीर से कई सारे निशाने हो रहे हैं सर, बल्ले बल्ले हो गई सबकी। तो कहानी यहाँ तक पहुँच गई। अब इन्होंने कहा साहब बहुत सारी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, तो वो हैं कहाँ जिनके साथ ऐसा हुआ? सिर्फ इतना नहीं, बाकायदा कॉल रिकॉर्डिंग भी है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई कोई लड़की ढूंढो जो आरोप लगाए, ऐसा वैसा। ये कॉल रिकॉर्डिंग्स आ गई हैं, है ना। फिर क्या, तो ये सारी कहानी चली, मिलकर सारे जाट लगाओ इन निकम्मों को डांट। तो अब कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती सर, कहानी तो उससे भी आगे जाती है। प्रियंका गांधी जी जिनको लेकर गई, उनके ऊपर तमाम सारे आरोप, और जो लोग गए उनके ऊपर तमाम सारे आरोप। आरोप सिर्फ इतना ही नहीं, आरोप तो अभी और भी बहुत सारे लग रहे हैं। 80 mattresses bought, more than ₹5 lakh spent. What's happening behind the scenes at wrestlers protest? 28 अप्रैल 2023। कहाँ से आ रहा पैसा? पूछ रहे हैं, प्रेस के लोग पूछ रहे हैं। लेकिन साहब उसका जवाब नहीं दिया जा रहा कि आखिर इसे स्पॉन्सर कौन कर रहा है, कौन लोग हैं जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा दिए, सब कर दिया, फलान कर दिया। भाई क्या आपने बोला है तो FIR होगी, FIR दर्ज हो गई। सारे के सारे लोग कूद पड़े और विशुद्ध राजनीति हो रही है। और राजनीति के केंद्र में बीजेपी भी आ गई, क्योंकि एक तीर से कई सारे निशाने हो रहे हैं। जाटों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है जाट 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 के नाम पर, और सारी कहानी आपके सामने है। बनना था दीपेंद्र हुड्डा जी को, दीपेंद्र हुड्डा जी जो है बड़े नाराज़ रहे कि हमको मौका नहीं मिल पाया ब्रिजभूषण की वजह से। उन्हें ब्रिजभूषण से स्कोर सेटल करना था, लगे हाँ तो पिताजी के स्कोर भी बीजेपी से सेटल हो रहे थे, उन्हें भी राजनीति में ही आना है। उन्होंने कहा लगे हाँ तो बीजेपी पे निशाना हो रहा है। अब मोदी पे निशाना शुरू हो गया कि मोदी पर निशाना लगाओ। तो एक तीर से कई निशाने हो रहे हैं साहब, तो क्यों ना करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहानी है इस पूरे आंदोलन की। आइए सुनते, जो लोग खुद कुछ कह रहे हैं उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। देखिए अच्छा होता, देखिए जब कोई FIR लिखाने जाता है तो अगर 2-4 घंटे FIR लेट हो जाए तो भी जो है अभियुक्त को फायदा मिलता है कि 4 घंटे सोच समझ करके FIR लिखाई गई है। यहाँ तो 4 महीने से लगातार सोचा जा रहा है कौन सा आरोप लगाया जाए, कहाँ लगाया जाए, कब लगाया जाए। हमारे केस में तो 4 महीना तैयारी की गई है। ऑडियो है कि कोई लड़की मिल जाए, हम एक ऐसे
कि कोई लड़की मिल जाए। हम एक ऐसे आदमी हैं कि जो 2 घंटे की बात नहीं, 4 महीना उनको मौका दिया गया कि कोई आ जाए, कोई आ जाए, कोई आ जाए। मैं उसे भेज कर रहा हूँ। बात तो सही है। अगर थोड़ी सी भी एफआईआर लेट हो जाए तो अदालत में इस बात का फ़ायदा मिलता है कि घटना कितने बजे की थी, एफआईआर कितने बजे हुई और इतनी लेट क्यों हुई। इस बात को लेकर विवाद उठता है। यहाँ तो 4 महीने तैयारी हो रही है और ऑडियो आ गए, कोई लड़की मिल जाए, ऐसा ये खुद ही बोल रहे हैं, तो इनके पास ऑडियो भी होगा। हम भी इन्हीं की बात पर भरोसा करके कह रहे हैं। ठीक है ना। गजब हो रहा है साहब। असल में क्या हो रहा है, इस पूरे मैटर से राजपूतों और जाटों के बीच में एक लड़ाई कराई जा रही है। अब मैंने देखा कुछ वीडियो भी आ गए हैं सर, वो रील्स जो बनाते ना, उसमें गंदे गंदे वीडियो आ गए, राजपूतों की महिलाओं को कुछ कहते हुए वीडियो आ गए, महिलाओं के द्वारा इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। चलिए हम पहले इसकी बात कर रहे हैं। तो बात ये उठ रही है कि 4 महीने तैयारी हुई, 4 महीने तक क्यों नहीं बोले। नवंबर 2018 का ये वीडियो है, ज़रा देखें क्या हो रहा है इसमें। इंडिया में अभी एक मूवमेंट चल रहा है, मी टू। बहुत सारे लोग इसके बारे में ट्वीट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं, खास करके महिलाएं, जो अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। शायद बहुत साल पुरानी बात हो, लेकिन उनको अभी एक प्लेटफॉर्म मिला है और काफ़ी लोगों के खिलाफ एक्शन लिया भी जा रहा है। मैं जो पूछना चाहती थी कि इंडियन स्पोर्ट्स से अभी तक ना उसी तरीके से किसी ने मी टू मूवमेंट में बात नहीं किया, या किसी का अगर कुछ एक्सपीरियंस रहा हो उसके बारे में कुछ शेयर नहीं किया। मैं पूछना चाहती थी कि ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं या नहीं, आपके साथ कुछ हुआ है कि नहीं, और कितना इम्पॉर्टेंट है कि एक तरीके से एक सिस्टम होना चाहिए कि हाँ, अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ होगा, चाहे जितनी भी पुरानी कहानी हो, एक कंफर्ट महसूस करे इंसान कि हाँ, मैं जाके ये बात किसी से कह सकूँ, उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? अभी जैसे लड़कियां आवाज़ उठा रही, चाहे लड़के भी, सभी के साथ में होता है, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ में नहीं होता। लेकिन लोग बोल रहे हैं तो ये काफ़ी हिम्मत की बात है, क्योंकि मैं एज ए लड़की मैं जानती हूँ कि जब हम कुछ गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो फैमिली वाले ही रोकते हैं कि मत कर ऐसे, या तेरी लाइफ ऐसे स्पॉइल हो जाएगी, या लोग ऐसे कर देंगे। बट बाय गॉड ग्रेस मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। काफ़ी लक्की हूँ मैं, क्योंकि फैमिली वाले ही रोकते हैं कि मत कर ऐसे, या तेरी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, या लोग ऐसे कर देंगे। बट बाय गॉड ग्रेस मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। बट बाय गॉड ग्रेस मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। बट बाय गॉड ग्रेस मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं है। काफ़ी लक्की हूँ मैं, क्योंकि शायद मैं रेसलिंग से हूँ, तो शायद लोग डरते हैं कि ये रेसलर है तो पंगा मत लेना। लोग बोलते हैं काफ़ी कि आप रेसलर हो, में डर के रहना चाहिए। तो हमें खुशी होती है कि मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स काफ़ी हेल्प करता है इस चीज़ में, कि आप खुद इंडिपेंडेंट है, आपको खुद पे विश्वास है। अगर कल को मेरे साथ कुछ होता है तो मुझे इतना तो भरोसा है कि मैं वहाँ से कैसे बच के और कैसे उन लोगों को सबक सिखा के निकल सकती हूँ। बच के सबक सिखा के निकल सकती हूँ, सब कुछ है। इनके साथ कभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन अभी तो सब लोग धरने पे बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए थे अगल बगल भी। तो एकदम से कैसे जज्बात बदल गए बड़ी जल्दी। जी मोदी को वोट बैंक में कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा, सबको पता चल गया, मोदी जी देख रहे हैं ये कितने गिर सकते हैं, गिरने दो इनको और नीचे गुरु जी। ठीक है सर, वो एक बात अलग है, लेकिन हमारा काम है कि जो बातें हो रही हैं वो सबके सामने आनी चाहिए। चलिए, ये तो एक बात हो गई। अब जिस श्रीनिवास बीवी जो कांग्रेस में, जिनके ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, उन पर किसी ने बात नहीं करी। और सोनिया गांधी प्रियंका गांधी और गांधी परिवार जो वहाँ पर जो सपोर्ट दे रहा, तमाम सारे लोग सपोर्ट दे रहे हैं, इस पर कोई बात नहीं कर रहा। ज़रा देख लें। For the past 6 months, IYC President Srinivas Piri and his IYC Secretary in charge Vardhan Yadav has been harassing me continuously. Vardhan Yadav do not know how to respect women. He has been addressing me as a ladki, not as Dr. Ankita Datta or as President. I have complained this to the leadership. There has still not been an inquiry committee against Vardhan Yadav for talking to me like that. During the Raipur plenary session, while I was going inside
Mayfair and Srinivas ji was coming out, Srinivas ji told me, तुम क्या पी के मैसेज करता है, क्या पीता है तुम, वोडका पीता है क्या? I was appalled that as IYC president is talking to a female state president like that. I kept quiet because I was in so much shock. I went and informed the IYC leadership. I went and informed AICC General Secretary कि इस आदमी ने मेरे साथ ऐसे बात करी है, which is completely unacceptable. So, despite your confidence, no committee has been instituted by that. The problem is that no inquiry committee has been initiated yet against Srinivas VP and Vardhan Yadav. That is my major concern because I have repeatedly complained against them. और वो लोग अभी now they are running this. I can send you screenshots. I put it on Twitter also. Vardhan Yadav is making posters of me with Himanta Vishwa Sharma, the CM of Assam, and saying that I am trying to please him or whatever. If a woman is speaking of the, of her self-respect and dignity, of the torture and harassment she's facing, the party reacts like that. My father was in deathbed. My father was in deathbed as a Congress president. My grandfather, my father, me, we have been congressmen. We don't want to leave the party. They want to throw us out. But we love the party. People like Srinivas and Vardhan Yadav have destroyed the party. ये पार्टी का हाल है कांग्रेस का। वो कांग्रेस जिनकी खुद की स्टेट प्रेसिडेंट आरोप लगा रही है कांग्रेस के ऊपर, वहाँ महिला नहीं दिख रही है। महिला सिर्फ वहाँ दिख रही है जहाँ इनको राजनीति करनी है, रेसलर्स के बीच। अरे अपनी पार्टी तो सही कर लो भैया, अपनी पार्टी का हाल तो देख लो क्या है। वो नहीं देखना साहब। गजब के लोग हैं, गजब का दोगलापन है। चलिए, एक पेपर कटिंग भी घूम रही है सोशल मीडिया पर, आप ही लोग वेरीफाई कर लेना सही है कि नहीं। विनेश विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के क्वालिफिकेशन दौर में ही हारी। लीजिए, तो क्वालिफिकेशन दौर में ही हार गई थी 7-0 से। जाने के बाद यह हाल है। क्वालिफिकेशन में ही हार रहे हैं, नेशनल में हार रहे हैं, लेकिन जाना सबको है साहब खेलने। किस लिए जाना है भाई? अगर किसी को ऐश करने जाना है, घूमने फिरने जाना है, उसके लिए अलग से एक चार्टर्ड फ्लाइट कर दो साहब। मैं तो सरकार से कहता हूँ इनके लिए एक अलग से एक चार्टर्ड फ्लाइट कर दीजिए। हम लोग और थोड़ा सा टैक्स का हमारा पैसा फूक जाएगा, लेकिन कम से कम देश का नाम खराब नहीं होगा। जो मेडल ला सकता है उसको खेलने के लिए भेजिए, इनको घूमने के लिए भेजिए। सिंपल है। आप लोग घूम लो, आपको घूमना है ना, हम आपको घुमाने को भी तैयार है। और क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये तो दादागिरी हो रही ना कि हमको आपको भेजना पड़ेगा। तो भैया भेज दो, इनको घूमने भेज लीजिए। खेलने के लिए जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको भेजा जाए, चाहे वो ये भी हों, इनको भी खेलने के लिए भेजा जाए। अगर ये अच्छे खिलाड़ी हैं, जो अच्छे खिलाड़ी हैं, जो जीत सकते हैं, उनको भेजना चाहिए इररिस्पेक्टिव। विदाउट, हो सकता है कि इन्होंने गाली भी दी हो अपने को, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? देश के लिए मेडल जीतने की जिसकी ताकत है उसको भेजना है ना। देश का नाम रोशन होना चाहिए। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट, ठीक है ना। कमाल है साहब। खैर, राजनीति कहाँ ख़त्म होनी है साहब, राजनीति चल रही है। जो ताकतें शाहीन बाग किसान आंदोलन में सक्रिय थी वही आज दिखाई दे रही हैं। मैं शुरू से कह रहा था मेरा इस्तीफ़ा इनका मकसद नहीं है। इनकी मांग पर FIR दर्ज हो गई, उसके बाद भी ये घर नहीं जा रहे। जिस तरह से प्रियंका गांधी, केजरीवाल, रॉबर्ट वाड्रा पहुँचे, जैसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जिस भाषा का प्रयोग हो रहा और बाकी की चीज़ें हो रही हैं, इससे प्रतीत हो रहा है कि यह खिलाड़ियों का आंदोलन नहीं, पहलवानों के विरोध पर WFI प्रमुख बृजभूषण सिंह। खिलाड़ियों का विरोध नहीं है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। खिलाड़ियों का विरोध होता तो अब तक बहुत सारे खिलाड़ी आ गए होते निकल के। ठीक है ना, बहुत क्लियर है। तो ये चीज़ तो एकदम साफ समझ में आ रही है। एक और आंदोलन, फ्री फोकट वाला आंदोलन फिर से शुरू। कोई नहीं, लगे रहिए। बस दुख इस बात का है कि इसमें कुछ लोग जो अपने आप को जाटों का प्रतिनिधित्व करते हुए बता रहे हैं, जो जाटों का नेता बता रहे हैं, वो लोग आकर इस पर गंदी राजनीति कर रहे हैं और सारे जाट इसमें बदनाम हो रहे हैं। सारे जाट, ये गलत हो रहा है। और मुझे लगता है कि जो बाकी के जो जाट हैं उनको भी निकल कर आना चाहिए। जाटों में और भी नेता होंगे, छोटे होंगे, बड़े होंगे, उनको निकल कर आना चाहिए और इस बात का विरोध करना चाहिए। एक और चीज़, ट्विटर हैंडल भी है जाट एसोसिएशन के नाम से, वो भी ये सब काम कर रहे हैं। वो कहते हैं हम बोलना नहीं चाहते, जातिवाद नहीं कर रहे, हम भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो भैया आप राजपूतों को धमकी क्यों दे रहे हो कि आप बोल सकते हो?
आपको बोलना, आप सिर्फ इतना बोलिए। सबसे पहले शुरुआत किसने करी थी ये ट्विटर पे ट्वीट डालने की कि ये जाट हैं, ऐसा है वैसा है? किसने किया था? ये गंद किसने फैलाई थी? ये सोचना चाहिए ना उससे पहले, करने से पहले। अभी भी कोई देरी नहीं हुई है। पुराने ट्वीट सभी लोग, राजपूत वाले भी और जाट वाले भी, अपने डिलीट करें। आप लोगों के 2 ट्विटर हैंडल की बेवकूफ़ी की वजह से, यू आर नॉट एन एसोसिएशन, आप कोई ठेकेदार नहीं हो इनके, लेकिन आपकी बेवकूफ़ियों की वजह से जाटों और राजपूतों में आप एक दुश्मनी खड़ी करना चाह रहे हो। कर दोगे बेवकूफ़ी से, नहीं चाह रहे हो तो भी कर दोगे। इसलिए निवेदन है, अपने अपने ट्वीट डिलीट कर लें। और ना राजपूत कोई जाट के लिए कुछ बोले और ना जाट कोई राजपूत के लिए कुछ बोले, है ना। इस बेवकूफ़ियों में आप लोग ना पड़ें, ये मेरा विनम्र निवेदन है। खिलाड़ियों का मैटर है, खिलाड़ी निपट लेंगे। राजनीति का मैटर है, राजनीति के बहुत सारे खिलाड़ी हैं, वो भी निपट लेंगे। ठीक है, आपको और हमको परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? गलत तो नहीं कह रहा हूँ? तो मेरा निवेदन दोनों से, जाटों से और राजपूतों से, कृपया करके आप लोग इसमें ना कूदें। कोई कमेंट करने की किसी को, आम जनता को ज़रूरत नहीं। खिलाड़ियों का मैटर है, खिलाड़ी निपट लेंगे। वो बोले ना मैं भी जाट हूँ, कहना भग, खिलाड़ी है तू, जाट नहीं। खिलाड़ी की कोई जात नहीं होती, खिलाड़ी का खेल होता है। अपना खेल दिखाओ और मेडल लाओ, ख़त्म बात। ठीक है ना। तो न जाट राजपूत को गाली दे, ना राजपूत जाट को गाली दे। और बाकी जो लोग हैं ना, आप कौन हो बे? आज तक जीवन में रैकेट पकड़ा नहीं है, हैं? गेटिस की बॉल से खेलने वाले लोग कुश्ती पे ज्ञान दे रहे हैं, वो बीच में कूदे जा रहे थे। भाई साइड में हट, भाई हवा आने दे, खिलाड़ियों का मामला है, खिलाड़ी निपट लेंगे, आपकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। और राजनीति का मैटर है, वो मोदी जी और वो गांधी परिवार निपट लेगा, आप लोगों को टेंशन लेंगे। इसलिए आपस में एक दूसरे को गाली देना बंद कर दे सब लोग, ये उचित नहीं है। ठीक है, क्लियर है। हमारा पर्पज़ सिर्फ इतना ही था। एक बार फिर बता दूं और बड़े क्लियरली बोल दूं, जाट हो चाहे राजपूत हो, नुकसान आप ही का होना, बहुत भयंकर होना है। और नहीं विश्वास होता तो इस वीडियो को देख लो, सब समझ में आ जाएगा। ₹7 में ये पन्नी का गठरा बेचा जा रहा है, प्याज का। 15 किलो का है ये, 15 किलो की पन्नी है ये, ₹7 में बेची जा रही है, 50 पैसे किलो। ये वो लोग हैं जो किसान आंदोलन के समय बढ़ चढ़ कर भाग रहे थे। क्यों? हमारी जात की बात है, साड़ी कौम की बात है। हो गई कौम की बात, अब खिलवा लो कौम से, उनसे पैसे मांगो ना। जो लोगों ने आपसे कहा था किसान को ये जो बिल आए हैं वो गलत है, क्यों नहीं मांग रहे उनसे पैसे? जाओ उनके दरवाजे जाकर मार कराओ, कहना ये है, हमको ₹10 किलो का भाव चाहिए। भाई मैं ₹40 किलो खरीद रहा हूँ शिमला मिर्च, आप अगर 50 पैसे किलो बेच रहे हैं तो जाइए उनके दरवाजे खटखटाइए कि अगर ये बिल पास हो गया तो नितिन शुक्ला आज मेरे से डायरेक्ट लेता ना, डायरेक्ट खरीदता ना मैं इनसे। लेकिन नहीं खरीद सकता क्योंकि इनको मंडी में ही बेचना। मंडी में क्या भाव बिक रहा है? 50 पैसे। ये लोग भी जात के लिए गिरे थे, हमारी कौम की बात है, हमारी जात की बात है, हम सिख हैं जी, इसलिए हम लड़ेंगे। आज कौन भुगत रहा है? यही भुगत रहे। इसलिए बिल्कुल चक्कर में मत पड़िएगा। जितने भी लोग आपको जातिवाद में फंसाएंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान करेंगे। कभी इस चक्कर में मत पड़िए, कोई ना पड़े इस चक्कर में। क्लियर है सर? मैंने पहले भी कहा था 2024 एजेंडा, कोई दिक्कत नहीं सर, वो तो हमको भी मालूम है, एवरीबडी नोज। अभी तो बहुत चलेगा ये, ठीक है। अब वो जट सिख कहाँ चले गए? पैसे वाले, पैसे वाले, वो कहाँ चले गए? उनको आना चाहिए बचाने, नहीं आ रहे, गलत बात है। किसान आंदोलन वाले कहाँ चले गए? ताऊ को खरीदना चाहिए। वो जो इतने सारे लोग आए थे, एसी लगा कर आए थे, वो कहाँ गए? उनको खरीदना चाहिए। क्यों नहीं खरीद रहे? खरीदो ना यार, ये तो गलत बात है, खरीदना चाहिए।